गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड 10th। आज मैं आपको चित्रकला में आलेखन के बारे में बताने जा रही हूँ। इसमें कुछ मुख्य शीर्षक दिए गए हैं, उनके बारे में आज मैं आपको बताऊँगी। नंबर 1, आलेखन का अर्थ व परिभाषा। नंबर 2, आलेखन की विशेषताएं। नंबर 3, आलेखन के प्रकार। नंबर 4, आलेखन बनाने की विधि। चलिए मैं आपको इस पाठ के बारे में बताने जा रही हूँ जिसमें आलेखन के बारे में बताया गया है। आलेखन कला का अर्थ और परिभाषा। आलेखन से तात्पर्य विभिन्न आकृतियों को लयबद्ध और कलात्मक ढंग से बनाना है। जैसे पुष्प, पत्तियाँ, उसके वास्तविक रूप को हम लयबद्ध तरीके से सजा सकते हैं। आलेखन एक प्रकार से अलंकार है। जिस प्रकार मानव आकृति को सुंदर वस्त्र एवं आभूषण पहना देने से सुंदरता बढ़ने लगती है, ठीक उसी प्रकार किसी धरातल को लयबद्ध और कलात्मक रेखाओं द्वारा पुष्प, पत्तियों व कलियों से आदि से हम इसे सजाकर दे सकते हैं, उसे हम आलेखन कहते हैं। जिस प्रकार किसी मानव को हम सुंदर वस्त्र और आभूषण से सजा सकते हैं, उसी प्रकार आलेखन को हम पुष्प, पत्तियाँ, कलियाँ आदि से सजा सकते हैं। आलेखन कला की परिभाषा। आलेखन को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं: लयबद्ध, प्रभावमयी और अटूट रेखाओं से निर्मित, रंगों के सुरुचिपूर्ण संयोजन तथा किसी आकृति की एक अर्थ अथवा अनेक आवृत्तियों से निश्चित उद्देश्य पूर्ति के लिए सज्जित किसी निर्धारित आकार को आलेखन कहते हैं। आलेखन कला की उपयोगिता। आलेखन की उपयोगिता हमारे दैनिक जीवन में सर्वत्र देखने को हमें मिल जाती है। जैसे प्रातः की दिनचर्या में चाय के प्याले में सुंदर आलेखनों से सजे होते हैं, इस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली वस्तुएं कहीं ना कहीं हमें आलेखनों का प्रयोग देखने को मिल सकता है। आलेखन को हम हर जगह देख सकते हैं, जैसे हमारा घर, हमारी छत, दीवारों पर आलेखन, और जिस घर में एक विशेष प्रभाव आ जाता है, जैसे हमारे पहनने के वस्त्र, फर्नीचर, पुस्तक, बर्तन, दुकान, दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम आलेखन देख सकते हैं। आलेखन की विशेषताएं। सामान्य रूप से आलेखन का उपयोग सज्जा के लिए किया जाता है, इसलिए उसमें कुछ विशेष गुणों का होना आवश्यक है। जैसे नंबर 1 पे दिया गया है, लयात्मकता या प्रवाह। किसी भी आकृति को उसके वास्तविक रूप में कठोर रेखाओं से चित्रित न करके उसे कोमल, लचकदार, लहरदार, प्रभावमयी रेखाओं से चित्रित करना हम लयात्मकता कहते हैं। आलेखन का सबसे मुख्य गुण उसकी लयात्मकता ही है। इसी में उसका आकर्षण भी छिपा रहता है। यह लयात्मकता गुलाब, कमल, किसी भी अन्य पुष्प को एक समान रूप से आकर्षण बना सकती है। पशु पक्षियों के संदर्भ में भी हमें इसे देखने में मिलती है। लयात्मकता किसी आलेखन को किस प्रकार आकर्षण बनाती है, चलिए मैं इस चित्र में आपको दिखाती हूँ। जैसे वास्तविक रूप में दिया गया है आपको गुलाब, और लयात्मकता में भी आपको गुलाब है, लेकिन वो एक मुड़ा हुआ दिखाई दिया गया है आपको। आलेखन की बनावट में रेखा की गति का विशेष महत्व है। लंबी, लहरदार, घुमावदार रेखाओं से बने आलेखन हृदय को आनंद प्रदान करते हैं। रेखा की गति का किसी दिशा में अचानक मुड़ जाना आलेखन पर विपरीत प्रभाव डालता है। दिशा को धीरे धीरे परिवर्तन कोमलता का उत्पन्न करता है। लंबी प्रवाही रेखाएं होनी चाहिए, पूरे क्षेत्र में एक दूसरे सहयोग करती हैं, उससे बढ़ती चली जाती हैं। नंबर 2 पे दिया गया है संतुलन मीन्स बैलेंस। आलेखन को आयत, वर्ग, वृत्त अथवा अन्य किसी आकृति में बनाया जाता है जिसका एक निश्चित क्षेत्र होता है। क्षेत्र के विस्तार में छोटी या बड़ी आकृतियों को चित्रित करते हैं, जिसके रंग तथा आकार के कारण उनका भार कम अथवा अधिक होता है। इसी प्रकार किसी दिशा में बढ़ती रेखाओं और दूसरी दिशा की ओर घूमती रेखाएं संतुलित हो जाती हैं। धीरे धीरे होना आवश्यक है। किसी दिशा में जाने वाली रेखा के विपरीत दिशा को घूमने पर ही रेखा लयात्मक हो सकती है। नंबर 3, प्रभावता। यदि पूरे आलेखन में छोटी छोटी आकृतियां बनाई दी जाएं,
तो यह वह घनी आकृतियों या समूह दिखाई देगा। यदि केवल बड़े आकार की एक जैसी आकृतियाँ बनाई जाएं तो उसमें भी आकर्षण नहीं रहता। कुछ छोटी या कुछ बड़ी आकृतियाँ बनाने से आलेखन में नवीनता बनी रहती है और आलेखन में एक आकृति सर्वाधिक आकर्षण की होनी चाहिए। 2-3 आकृतियाँ उससे कम आकर्षण की हो। नंबर 4, रंग योजना। किस रंग के साथ कौन सा रंग अधिक आकर्षण रखता है, इस अवधारणा को रंग योजना कहा जाता है। जैसे नंबर 1 पे दिया गया रंगों का मेल। किसी आलेखन में विरोधी रंग जैसे लाल, हरा पास पास लगाने से चमक तो आती है किंतु हृदय को सुख प्राप्त नहीं होता। इसीलिए संगत रंगों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे पीला, हरा, नीला, बैंगनी, लाल, नारंगी, पीला आदि। रंगों के शेड या टिंट का प्रयोग करना। रंगों में काला अथवा सफ़ेद मिलाने से वे गहरे या हल्के हो जाते हैं और इसमें बदलाव दिखने लगता है। गहरे रंगों के साथ धीरे धीरे हल्के होते हैं और रंग मन को अच्छे लगते हैं। कहीं हल्के रंग भी अच्छे लगते हैं तो कहीं गहरे रंग भी अच्छे लगते हैं। रंगों का तीखापन। शुद्ध रंग चटक होते हैं, उन्हें थोड़ा सा धुंधला बना दिया जाए तो मधुर व कोमल हो जाते हैं। अधिक धुंधले रंग आलेखन को फीका कर देते हैं, किंतु ऐसी धुंधली आकृतियों के पास चटक की आकृति बनाने से आलेखन रुचिकर हो जाता है। आलेखन के प्रकार। यहाँ आपको आलेखन 2 प्रकार का बताया गया है। प्रकृति के आधार पर आलेखन के प्रकार और नंबर 2 पे दिया गया है स्थान के आधार पर आलेखन के प्रकार। तो हम पहले प्राकृतिक आलेखन के बारे में बताएंगे। प्रकृति प्रदत्त रूपों की वास्तविकता बनावट का उसी रूप से चित्रांकन करना चाहिए तो हम उसे प्राकृतिक आलेखन कह सकते हैं। जैसे पुष्प, कली, पत्तियां, पशु, पक्षियां आदि का चित्रण लयात्मकता के साथ किया जाता है। नंबर 2, अलंकारिक आलेखन। प्राकृतिक रूपों के अलंकृत रूपों के संयोजन से बने आलेखन को अलंकारिक आलेखन कहते हैं। उसमें सौंदर्य वृद्धि के लिए अधिक क्रियात्मकता और ज़्यादा घुमाव के लिए हुए बनाया जाता है। इस प्रकार आलेखनों में कलाकार रंग भी अधिक कल्पना से किसी प्रकार से स्वतंत्र होता है। नंबर 3, ज्यामितीय आलेखन। ज्यामितीय आलेखन के संयोजन से बने आलेखन को ज्यामितीय आलेखन कहते हैं। इस प्रकार जैसे त्रिभुज, वृत्त, अर्धवृत्त व अन्य ज्यामितीय आकारों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसमें मंदिरों, महलों, ताजमहल, लाल किले आदि भवनों की जाली, छतों, दरवाजे आदि हम देख सकते हैं। नंबर 4, सूक्ष्म या मिश्रित आलेखन। प्राकृतिक, अलंकारिक और ज्यामितीय इन तीनों आलेखनों के मिश्रण से सूक्ष्म या मिश्रित आलेखन बनता है। जैसे ज्यामितीय आकारों में जाली या पृष्ठभूमि बनाकर उसके ऊपर प्राकृतिक अलंकारिक आलेखन सजाना। 3 प्रकारों के आलेखन का ज्ञान आवश्यक है। स्थान के आधार पर आलेखन के प्रकार। जैसे केंद्र का आलेखन। इस प्रकार के आलेखनों का प्रयोग किसी वस्तु के केंद्र को सजाने के लिए किया जाता है। अधिकतर वृत्त या वर्ग के अंदर बनाए जाते हैं। जैसे छत, फर्श, मेज, चादर आदि के लिए बनाए जाते हैं। आपको यहाँ पे चित्र दिखाई दिया गया है केंद्र का आलेखन और धरातल का आलेखन। धरातल आलेखन। इस प्रकार के आलेखन का प्रयोग संपूर्ण धरातल को सजाने के लिए किया जाता है। एक इकाई को एक स्थान पर दूसरे धरातल पर दोहराते हैं, जैसे चादर, पर्दे, महिलाओं के वस्त्रों आदि। वो एक ही आलेखन बार बार वहाँ पर घुमाव के रूप में दिखाई देता है। कोने का आलेखन। इस प्रकार आलेखन का प्रयोग धरातल या वस्तु के कोने का सजाने के लिए किया जाता है। जैसे त्रिभुजाकार धरातल पर ही बनाए जाते हैं। 1 या 2 बार दोहराकर बनाते हैं। कोने का आलेखन और किनारी का आलेखन आपको चित्र में दिखाई दिया गया है। किनारी का आलेखन।
इस प्रकार आलेखन की धरातल बॉर्डर को सजाने के लिए, जैसे किसी फर्श, छत, चादर, साड़ी, किनारी को सजाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के आलेखनों में अधिकतर बेल बूटे बनाए जाते हैं जो एक ही इकाई या बूटे की बार बार पुनरावृत्ति की जाती है। आलेखन बनाने की विधि। जैसे आलेखन बनाने की विधि 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहले चरण में इकाई का निर्माण किया जाता है और द्वितीय चरण में पुनरावृत्ति आलेखन को पूर्ण किया जाता है। इकाई का निर्माण। आलेखन बनाने के लिए कोई एक निश्चित आकार उपलब्ध होता है। इस प्रकार को ब्राह्म आकृति कहते हैं, जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज, वर्त, चतुर्भुज आदि। इस आकृति को कुछ सम भागों में विभाजित कर सकते हैं। कम से कम 2 भाग तो अवश्य ही कर लेने चाहिए। जिस भाग में सर्वप्रथम आकृति को बनाते हैं वह भाग ही उस आलेखन की प्रथम इकाई है। उसी को आलेखन या मुख्य आलेखन भी कह सकते हैं। इकाई को दोहराना। आपको यहाँ दिखाई दी गई है, जैसे पहले चित्र में एक आलेखन दिखाई दिया है और दूसरे बॉक्स को खाली कर दिया गया है, तो हम उसको जब दूसरा चित्र देखेंगे तो पुनरावृत्ति मीन्स दोहराना। पुनरावृत्ति से पूर्ण आलेखन आप चित्र में देख सकते हैं। इकाई को दोहराना मीन्स पुनरावृत्ति। आलेखन इकाई को पुनरावृत्ति ट्रेसिंग पेपर की सहायता से की जाती है। पुनरावृत्ति ट्रेसिंग पेपर पर रखकर आलेखन की ब्राह्म आकृति और उसके मध्य की रेखा उतार कर लेते हैं। कच्ची पेंसिल की इकाई पूरी आकृति को ट्रेसिंग पेपर पर उतार लेते हैं और ट्रेसिंग किए गए कागज को उलटकर इस प्रकार स्थिर कर लेते हैं जिससे ट्रेस वाला ब्राह्म का नीचे वाले आकार के ऊपर सही आ जाए। रंगों की उत्पत्ति और उनके प्रकार। जिस प्रकार काव्य रचना का आधार शब्द होते हैं, उसी प्रकार आलेखन कला का आधार रेखाएं व रंग होते हैं। जैसे रंग संयोजन के लिए रंगों और उनके प्रयोग का ज्ञान आवश्यक है। जैसे आपको दिया गया है, उत्पत्ति के आधार पर रंगों का वेद। प्रारंभिक अथवा मौलिक रंग। जिस रंगों में कोई अन्य रंग नहीं मिला होता, अर्थात प्रकृति के जिन्हें रंगों का मूलाधार बनाया है, उन्हें रंगों का प्रारंभिक या मौलिक रंग कहते हैं। जैसे नीला, पीला, लाल। इन्हीं रंगों के मिश्रण से शेष सभी रंगों का निर्माण होता है। द्वितीय तथा गौण रंग। इन रंगों का निर्माण प्रारंभिक रंगों के मिश्रण से होता है, द्वितीयक या गौण रंग कहते हैं। जैसे ये 3 रंगों को मुख्य गौण रंग से माना जाता है, हरा, नारंगी और बैंगनी। उपयुक्त 3 प्रारंभिक और 3 द्वितीयक रंगों के समूह को आदर्श रंग माना जाता है, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल और बैंगनी। ओस्टवाल्ड के रंग। प्रसिद्ध वैज्ञानिक ओस्वाल्ड के प्रकाश के रंग विभाजन के आधार पर चित्रकला के संबंधित 8 आदर्श रंगों की परिकल्पना प्रस्तुत की है, तो हम उसे ओस्टवाल्ड रंग भी कह सकते हैं। जैसे नीला आसमानी, हरा गहरा धानी पत्ती का हल्का रंग, पीला नारंगी, लाल बैंगनी। प्रकृति स्वभाव के आधार पर रंगों के भेद। नंबर 1 पे दिया गया है विपरीत रंग। ओस्टवाल्ड चक्र में आमने सामने स्थिर रंग विपरीत रंग कहलाते हैं। जैसे लाल हरा, नारंगी आसमानी, पीला नीला, धानी बैंगनी। समान रंग। ओस्टवाल्ड चक्र के आसपास में कोई 3 रंग परस्पर समान रंग कहलाते हैं। अनुकूल तथा असहयोगी रंग भी कह सकते हैं। जैसे पीला नीला लाल, नारंगी लाल बैंगनी, लाल बैंगनी नीला, और बैंगनी नीला आसमानी और नीला आसमानी हरा, आसमानी हरा धानी पीला, धानी पीला नारंगी। तटस्थ रंग। काला और सफ़ेद ये 2 तटस्थ तथा उदासीन रंग होते हैं। भारी शेड बनाने के लिए इन्हें प्रयोग किया जाता है। गर्म और ठंडे रंग। लाल रंग आग का प्रतीक है और नीला रंग जल का प्रतीक है। आग गर्म होती है और जल ठंडा होता है, इसीलिए
हम इसे ठंडे और गर्म रंग कह सकते हैं। प्रमुख गर्म रंग लाल, पीला, नारंगी, बैंगनी। प्रमुख ठंडे रंग कौन कौन से होते हैं? नीला, हरा, आसमानी, धानी। रंगत टिंट और छाया शेड बनाना। सफ़ेद और काले रंग के मिश्रण से रंगों के टिंका और शेड बनाए जाते हैं। रंगत किसी प्रधान रंग या गौण रंग में सफ़ेद रंग मिलाने पर जो रंग तैयार किया जाता है वह टिंट कहलाता है। छाया मीन्स शेड किसी प्रधान रंग का न्यून रंग से काला रंग मिलाने पर जो रंग तैयार होता है वह शेड कहलाता है। आलेखन के लिए उपयुक्त रंग एक दूसरे पर आलेखन के लिए पोस्टर रंग सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं क्योंकि ये अपारदर्शी होते हैं, इसलिए इन्हें एक दूसरे के ऊपर चढ़ाया जा सकता है। आलेखन के रंग भरने की विधि। आलेखन में रंग भरने के लिए पोस्टर रंगों का प्रयोग किया जाता है। आलेखन में रंग जल रंग की भांति पतले और पारदर्शक नहीं लगाए जाते हैं, परंतु इनके गाढ़ा और अपारदर्शक लगाया जाता है। इकाई प्रत्येक छोटी तथा बड़ी आकृति के लिए रंगों का चयन करने के लिए अलग कागज पर लगाकर जांच लेना आवश्यक है। रंगों में सफ़ेद रंग मिलाकर हल्का करके निर्धारित रंग योजना के अनुसार आलेखन में भरिए। इनके सूखने के बाद कुछ गहरे रंगों में पृष्ठभूमि को पूरा कर लीजिए। यह रंग भरने की प्रारंभिक क्रिया है। यदि आलेखन प्राकृतिक है तो पत्तियों, फूलों आदि में प्राकृतिक रंग ही भरें। आलेखन सज्जा के लिए महत्वपूर्ण है। पीले, मटमैले पीले तथा कत्थई बटसाइना रंग के साथ हल्का आसमानी नीला रंग अच्छा लगता है। इसी प्रकार हल्के गहरे रंग के साथ हल्का लाल रंग भी ठीक रहता है। अलग कागज पर रंगों को बार बार मिलाकर लगाने से रंग योजना चुनने का अभ्यास हो जाता है। आलेखन की व्राम रेखाएं बनाने की विधि। अब आलेखन में उभार लाने के लिए आकृतियों की सीमा गहरी रेखा द्वारा बनाई जाती हैं, जो कि बारीक ब्रश से आकृति रंग से अधिक गहरी रेखाएं बनाई जाती हैं। एक बार कम गहरे रंग में मोटी रेखाएं से रेखांकन करके फिर उन पर गहरी रंग की बारीक रेखाएं बनाई जा सकती हैं। आलेखन रचना की सामग्री। पेंसिल। ड्राइंग के लिए HB पेंसिल आवश्यक होती है। ट्रेसिंग पेपर द्वारा आकारों का अक्स खींचने के लिए B या 2B पेंसिल अच्छी रहती है। रबर। रेखाओं आदि को मिटाने के लिए नवीनतम धूल रहित गुण वाली सिंथेटिक रबर इस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। झाड़न। रबर द्वारा कागज पर मिटाए गए धरातल को साफ करने के लिए रुमाल तथा चपटा ब्रश हम ले सकते हैं। ड्राइंग पेपर। रंगीन अथवा श्वेत श्याम आलेखन बनाने के लिए आइवरी ड्राइंग शीट को हम ले सकते हैं। ट्रेसिंग पेपर। सामान्य 3 प्रकार के ट्रेसिंग पेपर काम में लाए जाते हैं। आलेखन की नकल करने के लिए अच्छे स्तर को ट्रेसिंग पेपर, गेटवे ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग कर सकते हैं। माउंट बोर्ड। यह प्रदर्शन हेतु आलेखनों को चिपकाने के लिए प्रयोग किए जाने वाली कठोर सफ़ेद कागज की बनी दफ्ती होती है। सेलोफेन पेपर। धूल आदि से आलेखन की सुरक्षा के लिए उसे सेलोफेन पेपर द्वारा ढक दिया जाता है। ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड का निर्माण अत्यंत मुलायम एवं हल्की लकड़ी द्वारा किया जाता है। यंत्र बॉक्स। व्यावसायिक आलेखन कला के लिए एक कलाकार के पास उत्तम गुणवत्ता का यंत्र बॉक्स होना परम आवश्यक है। इस बॉक्स में सीधी रेखा खींचने, घुमाव बनाने तथा अन्य प्रकार के रेखा खींचने के यंत्र होते हैं। फ्रेंच कर्व तथा स्टेसल्स। विभिन्न ज्यामितीय तथा अलकृत आकारों का कट आउट तथा वक्र पारदर्शी प्लास्टिक कागजों से बने हुए उपलब्ध हो जाते हैं। रैपिडोग्राफ पेन। रैपिडोग्राफ पेनों के अंतर्गत रोटिंग का सर्वाधिक लोकप्रिय किस्म के रूप में किया जाता है। एक सी मोटाई
की स्याही की रेखा खींचने के लिए रैपिडोग्राफ पेन की सदैव आवश्यकता होती है। क्रोकविल नीब या कैलीग्राफिक पेन। क्रोकविल नीब अत्यंत कोमल होता है। बहावदार रेखा व मोटा व बारीक प्रभाव दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। रंगों का चयन उस धरातल के अनुरूप किया जाता है जिस पर बने आलेखन से चित्रकारी करनी होती है। कागज पर प्रयोग करने के लिए अपारदर्शी पोस्टर कलर तथा पारदर्शी जल रंग उपयोग कर सकती हैं। सेट स्क्वायर्स या पैमाना। सेट स्क्वायर्स कोण दार तथा बिना कोण वाले दोनों ही प्रकार से मिल सकते हैं।